नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईवीएस फंडा में, जहां हम आपको साइंस को सिंपल और कॉम्प्लेक्स वे में पढ़ाते और समझाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है स्टिशियोमेट्री। स्टिशियोमेट्री एक वो केमिस्ट्री के अंदर मैथमेटिकल टर्म है जो हमें बताती है कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वो कितना होना चाहिए और उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स, एटम और मोल्स के बारे में उसकी कैलकुलेशन करते हैं और उनको जानते हैं। लेट्स स्टार्ट कि ये कैसे होता है, क्यों होता है और इसका क्या रोल है। Let's talk about the stoichiometry. Stoichiometry is a quantitative relationship between the reactant and the product in a balanced chemical equation. तो ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है उसके रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है स्टिशियोमेट्री। इसको डिफाइन करता है कि हमें कितना रिएक्टेंट चाहिए कितने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। वो हम देखें इसकी डिटरमाइन करता है ये कि हमें कितना रिएक्टेंट चाहिए, एज वी सेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कितना जो प्रोडक्ट आता है वो फॉर्म होता है, रिएक्टेंट की एफिशिएंसी, इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोडक्शन में काम आता है ये। स्टिशियोमेट्री कन्वर्ट केमिकल रिएक्शन इनटू मैथमेटिकल रिलेशनशिप। जो स्टिशियोमेट्री है वो केमिकल रिएक्शंस को मैथमेटिकल रिलेशनशिप में कन्वर्ट करता है, मतलब इसको मैथमेटिकली ये डिफाइन करता है, उसको बैलेंस करता है और बताता है कि ये क्वालिटेटिव इसकी क्वांटिटेटिव कितनी अमाउंट लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मेक्स इज, ये क्या बनाते हैं, हमारे बनाते हैं H2O वाटर। वहीं हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो इसका मतलब हुआ कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मेक्स 2 मोल्स ऑफ वाटर। वहाँ पे हम रेशियो की बात करें तो ये आ जाता है 2:1:2 में। ये 2 है हाइड्रोजन की, 1 है ऑक्सीजन की और ये 2 है वाटर की। तो दिस इज डिफाइनिंग द स्टिशियोमेट्री। अगर हम स्टिशियोमेट्री की टर्म्स को बारे में बात करें, स्टिशियोमेट्री कम्स ये निकला है ग्रीक वर्ड से, विच मीन्स स्टिशियन मीन्स एलिमेंट एंड मिट्रॉन मीन्स मेजर, एलिमेंट मेजरमेंट। तो ये बनता है मेजर ऑफ एलिमेंट्स। So this is our stoichiometry. Now move further to the next slide. So now let's talk about the laws behind the stoichiometry. Stoichiometry के जो लॉ काम करते हैं उसके पीछे कौन कौन से हैं? The first one is the law of conservation of mass. The law of conservation of mass states energy नहीं, mass neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. So वहीं पे हम देख सकते हैं यहाँ पे the mass of reactant equal to mass of product. This is the law of conservation of mass. यहाँ पे ये स्टेट कर रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डिफाइन करूँ तो 60 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट अगर हम किसी रिएक्शन में डाल रहे हैं तो इट प्रोड्यूस द 60 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। दिस इज मतलब यहाँ पे कोई मास का लॉस नहीं होगा, गेन नहीं होगा। इट इज सिंपली एज इट इज व्हाट इट इज। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रॉपर्टीज की, जो बताता है कि नो मैटर वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम। इससे मतलब जो कंपाउंड है वो कोई भी हो और कैसा भी हो, द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स रिमेन कांस्टेंट। जो रेशियो रहेगी एलिमेंट की वो कांस्टेंट रहेंगी। अगर फॉर एग्जांपल हम इसका एग्जांपल लें तो जस्ट एग्जांपल की H2O ले लेते हैं हम, वाटर। तो वाटर में क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूलर मास है, हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन का जो मोलर मास रहेगा वो रहेगा 16। अब वहीं हम हाइड्रोजन इन वाटर का अगर देखें, हाइड्रोजन इन वाटर विच इज, यहाँ से है ये स्टार्ट, विच इज 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो ये 2 रहेगा। अब हम वाटर का ऑक्सीजन इन वाटर का देखें तो वो 16 रहेगा। ऑक्सीजन इन वाटर तो वो 16 रहेगा। अगर हम इसको आगे फर्दर करें तब मास जो मास रेशियो रहेगी इसकी वो क्या रहेगी, इसकी 2:16। जो 2 किसकी रहेगी, 2 रहेगी हमारे हाइड्रोजन की और ये ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितनी आ जाएगी, 1:8।
तो दिस इज आवर सेकेंड लॉ विच इज डेफिनेट प्रॉपर्टी। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी, वो ऑलवेज सेम रहेगी। नाउ मूव फर्दर टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हम बात करेंगे अब रोल ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन स्टिशियोमेट्री। तो स्टिशियोमेट्री में जो कैलकुलेशन डिपेंड करती है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पर डिपेंड करती है। यानी कि जो रिएक्शन से पहले और रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद जो टोटल एटम्स है, जो एटम्स होते हैं वो बराबर होने चाहिए। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में अनबैलेंस इक्वेशन को देख सकते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के पास 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 है लेकिन ऑक्सीजन के पास 1 ही है। सो ये अनबैलेंस इक्वेशन है जो कि स्टिशियोमेट्री में फिट नहीं होगी। वहीं पे अगर हम इसको देखें, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के पास 4 एटम है, ऑक्सीजन के पास 2 है, इसको चेंजेस किया जहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन के पास 4 आ गए और ऑक्सीजन के पास 2 आ गए। इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो डिफाइन करती है वो स्टिशियोमेट्री में कैलकुलेशन में मदद करती है। वही हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की। ये केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मोल कॉन्सेप्ट, जिससे मोस्ट ऑफ द केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं, इक्वेशंस होते हैं और न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। अगर आपको मॉलिक्यूल समझ आ गया तो केमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल तो आप यूं चुटकियों में कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में समझाएं तो मॉलिक्यूल जो होते हैं नंबर ऑफ सब्सटेंस होते हैं विच कंटेन्स एक अमाउंट ऑफ नंबर्स को कंटेन करते हैं, जो कि हैं 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज दैट नंबर कि जिसको हम मेजर करते हैं मोल्स में। वहीं अगर हम बात करें, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि एक डजन कोई चीज है, 1 डजन, तो इसमें आप समझ जाते हैं कि इसमें 12 क्वांटिटीज रहेंगी, 12 क्वांटिटीज ऑफ पीस रहेंगे, कोई भी एक्स वाई जेड जो भी ये है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल केले ले लें या अंडे ले लें तो एक डजन में वो 12 आएंगे। तो वैसे ये सिंपल सी एक मॉलिक्यूल है जिनको साइंटिस्ट ने एक नंबर्स को डिफाइन करने के लिए बनाया गया है, जिसे हम मोल्स कहते हैं। तो जहाँ पे हमारा जो 1 मोल है वो होता है हमारा 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारा कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए एक नंबर्स है जो कि हमें याद रखने पड़ते हैं। वही हम बात करें, ये आता है हमारा 1 मोल ऑफ एटम। एटम की बात करें तो वो हमारा क्या रहेगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। और जो हमारा दूसरा रहेगा वो रहेगा हमारा 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि रहेगा हमारा सेम 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। This is our mole concept. So move to the next slide. So हम बात करेंगे मोलर मास की, जो कि केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है, जहाँ जो कि मदद करता है हमारे इस इक्वेशंस को सॉल्व करने में और डिफाइन करने में। जहाँ पे हम देखते हैं कि एक मोल में कितना मास है, उसमें कितना मास है। अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो मोलर मास इज अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। एक मोल में कितना मतलब मास रहेगा उस सब्सटेंस का, तो इसकी यूनिट रहेगी ग्राम पर मोल की। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं इसके लिखे हुआ है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन H2 का लिखा हुआ है, उसका मोलर मास रहेगा 2 ग्राम पर मोल। वैसे ऑक्सीजन का लिखा है 32 और हाइड्रोजन का लिखा है 18 और कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है 44। अगर हम इसको सॉल्व करने की देखें तो हम स्टार्ट करें, जैसे हम कार्बन का लेते हैं, कार्बन का मोलर मास निकालते हैं, आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ कैसे होती है। सो हम जो इसका जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12 एंड द ऑक्सीजन इज 16। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो O2 इक्वल टू 2 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 32। तो और हम इसके बाद अब इसको प्लस करेंगे, 32 प्लस 12 विच इज 44 ग्राम पर मोल। तो ऐसे हम निकालते हैं मोलर मास।
सो आप इसको देख सकते हैं कि हमें पहले क्या करना है, हमें एटॉमिक नंबर्स को करना है, फिर उसकी कैलकुलेशन करनी है। जैसे O2 है, तो ये जो 2 रहेगा वो इस O2 का रहेगा, ओलिकन का जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसका जो 2 रहेगा, उससे हमें कैलकुलेशन करनी है ऑक्सीजन के एटम को। तो ये क्या है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम है, इसको हम मॉलिक्यूल के साथ मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद जो हमारे पास 32 आएगा, उसको हमने सिंपल कार्बन के साथ जोड़ देना है और हमारे पास क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। दिस इज द सिंपल टेक्निक। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्टिशियोमेट्रिक रिलेशंस के बारे में, जहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वन आ रहा है मोल मोल रिलेशनशिप, सेकंड इज मास मास रिलेशनशिप, थर्ड इज मास मोल रिलेशनशिप, फोर्थ इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड फिफ्थ इज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है हमारा मोल मोल रिलेशनशिप, क्योंकि हमारी जो भी केमिकल इक्वेशंस है उसके रिएक्शंस के बाद जो हम जो उसका रेशियो फाइंड आउट करते हैं वो हमारा मोल्स में रहता है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, मोल मोल रिलेशनशिप। चलिए इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द फर्दर स्लाइड। तो चलिए बात करते हैं मोल मोल रिलेशन के बारे में, ये क्या होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ द मोल्स। ये हमें बताता है कि जो एक केमिकल रिएक्शन में कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे और कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, और जो इसको हम फाइंड आउट करते हैं वो कोफिशिएंट ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी गई है, जहाँ पे जो N2 है इसके पास हम देख सकते हैं 1 मॉलिक्यूल है, और जो हमारे पास H2 है 3H2 है, उसके पास 3 है, और जो हमारा अमोनिया है उसके पास 2 है। तो इसकी जो रेशियो बनती है वो 1:3:2 बनती है। इसी को हम कहते हैं मोल मोल रिलेशनशिप, जहाँ पे ये डिफाइन करता है कि जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 3 मोल ऑफ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और प्रोड्यूस कर रहा है क्या, 2 मोल ऑफ अमोनिया 1 ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका सिंपल मतलब है, अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है अगर रिएक्ट करेगा 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो वो प्रोड्यूस करेगा 2 मोल ऑफ अमोनिया। दिस इज आर मोल मोल रिलेशनशिप। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज, अब हम बात करेंगे मास मास रिलेशनशिप की, कि मास मास रिलेशनशिप होता क्या है। मास मास रिलेशनशिप बताता है कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट से कैसे क्या रिलेशन है। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर हम केमिकल इक्वेशन का है उसको हम मोल्स में डिफाइन करते हैं, नॉट इन द मासेस। तो हमें अगर कोई इक्वेशन पहले अगर ग्राम में दी हो या मिलीग्राम, तो हम उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर उसके बाद उसका प्रोडक्ट निकाला जाता है। भाई हम ये इक्वेशन देख सकते हैं जहाँ पे हमें कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, हेयर द इक्वेशन विच इज कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हीट अप करके वो ब्रेक डाउन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, विच मीन्स जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है वो है हमारे पास 100 ग्राम, उसका मोलर मास होता है 100 ग्राम्स पर मोल, और कैल्शियम ऑक्साइड का होता है 56 ग्राम पर मोल। अगर हम इसके मतलब अगर रिएक्टेंट परफेक्ट कंडीशन में हो तो हमारा बनेगा 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से सिर्फ 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ही निकलेगा। ये 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, इससे सिर्फ 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ही निकला, अगर जो रिएक्शन है वो परफेक्ट होगा। ये एग्जांपल निकले, अगर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है तो उससे हमें क्या मिल रहा है 56, सॉरी वेयर इज बटन, हमें मिल रहा है 56 ग्राम पर मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अगर स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन है, अगर हमारे पास 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है तो हमें कितना ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। एज वी सी
मैंने इसकी इक्वेशन को डबल कर दिया, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कितना हुआ। So move to the next slide. Now we are going to talk about the mass mole relationship. So mass mole relationship जो है ये हमें बताता है कि जो सब्सटेंस का जो मास है वो उसके मॉलिक्यूल से कैसे रिलेट करता है, और इसका हमें निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास दिया गया है वो n इक्वल टू मास y मोलर मास। फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमें यहाँ दिया हुआ है कि जो वाटर का जो मोलर मास होता है वो होता है 18 ग्राम। तो हमें क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल 36 ग्राम ऑफ द वाटर है, उसका हमें मोल्स फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास 36 ग्राम ऑफ वाटर है और हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है, जो मोलर मास है वो है 18। एज वी गोइंग टू फॉर्मूला हमें ऊपर मास लिखना है, मास से हमारे पास 36 दिया हुआ है, अपॉन हमें मोलर मास लेना है, तो हमारे पास मोलर मास है वाटर का वो है हमारे पास 18। जो ये कट जाएगा तो 18 बन जाए 18, 82 जा 36, तो ये 2 मोल्स आएगा। इज दैट क्लियर? अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एग्जांपल लें एक और, जैसे अगर हमारे पास दिए हुए हैं 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, तो हमें इसका मोल्स निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड के, इसके पास कितने मोल्स होंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। हमारे पास फॉर्मूला क्या दिया गया है, n इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो यहाँ पे हमारे पास मास कितना दिया हुआ है 44। अगर हम मोलर मास के बारे में बात करें, जो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है वो भी हमारे पास कितना होता है 44। तो ये तो पूरा कट ऑफ हो जाएगा, तो कितना आएगा 1 मोल। इज दैट सिंपल। अगर आपको किसी का भी मोल मोल निकालना है तो आपको उसके फॉर्मूला ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसको आप फॉर्मूले को बिल्कुल नहीं भूल सकते, जो कि है एन वाई मास अपॉन मोलर मास। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इससे आपके बहुत से क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपको हर बार जो एग्जामिनर होता है वो सिंपल से क्वेश्चन में आपको फंसा देता है। सो नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे मोल पार्टिकल रिलेशनशिप के बारे में। व्हाट इज मोल पार्टिकल रिलेशनशिप? विद द मोल पार्टिकल रिलेशनशिप द मोल ऑफ सब्सटेंस विद द एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये हमें कनेक्ट करता है एक्चुअल नंबर सब्सटेंस के एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स कुछ भी एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या कोई आयंस हो सकते हैं, विच आर प्रेजेंट। द रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द एवोगैड्रो कांस्टेंट। जो हमारे पास एवोगैड्रो इक्वेशंस हैं उसके ऊपर एक डिफाइन रहता है, वो उसके सॉल्व होता है। जैसे हम देख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका सॉल्यूशन रहेगा 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वही अगर एग्जांपल लें, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका होगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, जिसका हमारे पास सॉल्यूशन करके आंसर आएगा विच इज 2 टू 6.022 into 10⁻23, which is equal to the 1.204 into 10⁻24 molecules। ये इसका आंसर रहेगा। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। So our fifth point is mole volume relationship, which is gas stoichiometry. It is one of the most important concept, क्योंकि यहाँ पे हम gases के concept को भी साथ में लेकर चलते हैं। The mole volume relationship is used when the chemical reaction involve gases। जहाँ पे हम gases को involve करते हैं वहाँ पे ये mole volume relationship काम आता है, जो कि एवोगैड्रो लॉ पे डिफाइन है, जिसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो कहता है equal volume of gases has the same temperature and the pressure contains the same number of molecules। जो कि सेम नंबर, जिसका मतलब है कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे जो गैसेस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैरी करती हैं।
जिसको हम डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर से, जहाँ पे हमारा जो 1 मोल है वो रहता है 40 वो रहता है 22.4 लीटर, विच इज 22.4 लीटर। अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी गई है, जहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन आइटम है, 1 ऑक्सीजन और 2 वाटर, जहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद द 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द वाटर वेपर। द गैस स्टोइचियोमेट्री इज वाइडली यूज इन किसमें, कंबशन में, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल गैस प्रोडक्शंस में। तो जहाँ पे हमारी जो गैस स्टोइचियोमेट्री है वो यूज आती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री इन एनवायरमेंटल साइंसेस, जो कि स्लाइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, क्योंकि हम एनवायरमेंटल साइंसेस के ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो इस पे बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपके पास जो मैंने पीछे फर्दर आपको केमिकल इक्वेशंस बताई और फार्मूलाज बताया उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो हमारे पास जो हमने फॉर्मूला बताया n इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, इनके ऊपर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं। नॉर्मल से आपको इनका कैलकुलेशन आना चाहिए, आपको मोल्स निकालना है पहले, और या तो मास का आपको पता होना चाहिए, मास भी हम इजीली निकाल सकते हैं किसी का भी। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट। अगर आपको मोल और मास का डिफाइन नहीं करना आता और आपको भी सीखना है, आप प्लीज मेरे को कमेंट डाउन करिए, मैं आपको मोल और मास निकालना भी सिखा दूंगा बहुत ही इजी वे में, जैसे हमने पीछे वाले फॉर्मूलाज पढ़े। तो इसको हम देख सकते हैं एप्लीकेशन, जहाँ पे हम फर्स्ट इसके एप्लीकेशन है एयर पॉल्यूशन केमिस्ट्री में, जहाँ पे डिफरेंट फिनोमेना जो हमारे एयर पॉल्यूशन होते हैं, जहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट हो रही है, उसके कार्बन डाइऑक्साइड हो या कोई और गैस हो जो एमिट हो रही है, ऑक्सीजन कंजप्शन कितनी हो रही है थ्रू ह्यूमन, थ्रू अदर थिंग्स, या जो ओजोन फॉर्मेशन या केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो और एटमोसफेयर है उसकी उसकी में जो ऑक्सीजन का कंजप्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है, पॉल्यूशन कितना जनरेट हो रहा है। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो एस्टिमेट करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन में मदद करता है, जैसा हमने हमने देखा कि रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है उसके बीच का जो रिलेशन है उसको फाइंड आउट करता है और उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम को भी डिफाइन करता है, एज वी नो। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो कि है, तो हम अब ये मदद करती है दूसरा पॉइंट हमारा एसिड रेड की फॉर्मेशन को डिटेक्ट करने में। जो एसिड रेड की फॉर्मेशन होती है उसको अंडरस्टैंड और उसके बारे में बताती है हमें स्टिशियोमेट्री के रिएक्शंस के थ्रू। यहाँ पे एग्जांपल में हम देख सकते हैं, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है SO3, विच इज़ वेरी रिएक्टिव। अब यहाँ पे सेकंड पे हम जो देख सकते हैं, यहाँ क्या आता है रिएक्शन, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल रहा है पानी के साथ H2O, जो कि बना रहा है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, विच कॉज एसिड रेन। अब ये एप्लीकेशन इसकी देखें तो प्रिडिक्ट करता है एसिड रेन फॉर्मेशन में, उसको सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है उसकी कंसंट्रेशन को भी ये डिटरमाइन करता है और पॉल्यूशन कंट्रोल की प्लानिंग में भी काम आता है। तो दीज आर द एप्लीकेशन इन द एसिड रेन फॉर्मेशंस। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। सो वाटर ट्रीटमेंट की प्रोसेस के लिए भी इसका यूज करते हैं, विच इज आर थर्ड पॉइंट, जहाँ पे हम इसकी क्लोरीन के डोज को मेजर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को, जहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन वाली हमारा टेक्निक है जिसके थ्रू हम उसके मेजर जो पार्टिकल्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं। उसके बाद हम जो इसका डिसइंफेक्शन जो प्रोसेस है उसमें लेके आते हैं, जहाँ पे हम उसके अंदर क्लोरीन ऐड करते हैं या O23, जिसके बाद ओजोन जो रेडिएशन होती है UV डिसइंफेक्शन के थ्रू उसके जो पेस्टिसाइड या कुछ पेस्टिसाइड, नॉट पेस्टिसाइड पर जो इन्फेक्शन जो पैथोजेंस होते हैं उनको रिमूव करते हैं। उसके बाद जो एक्सेस क्लोरीन होता है उसको निकालने के लिए हम उसका न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, जहाँ में हम उसके एक न्यूट्रलाइजेशन पे लाके गए हैं, जहाँ पे उसका पीएच जो है 7 to 8 इसके बीच में लाई जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज आर, तो फोर्थ पॉइंट है हमारा नाइट्रो न्यूट्रिशन साइकिल, बायोकेमिकल साइकिल्स के जिसको हम कहते हैं
यहाँ पे डिफरेंट साइकिल्स के बारे में ये हमारे को इन्फॉर्म करता है, जैसे कार्बन साइकिल होगी, ऑक्सीजन प्रोडक्शन होगी, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी स्टडीज होगी। अगर हम कार्बन साइकिल का देखें तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितना जो सॉइल में जाके एक्यूमुलेट हो रहा है या हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, ये कितना वो हम उसको कैप्चर कर पा रहे हैं। वहीं पे ऑक्सीजन का तो जो प्लांट्स हैं वो कितना जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस करके एटमॉस्फेयर में या इकोसिस्टम में फ्लो कर रहे हैं। वहीं पे हम इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी वाला तो वो एक चैनलाइज आ जाता है कि जहाँ पे प्रोडक्टिविटी हम देख सकते कोई भी स्पीसीज है, एक्स वाई जेड कोई भी स्पीसीज है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, वो किसी और स्पीसी के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट क्रिएट कर रही है, उसके बारे में हमें ये स्टिशियोमेट्री के थ्रू में पता लगता है थ्रू द कैलकुलेशंस। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा सॉइल केमिस्ट्री और फर्टिलाइजर, जहाँ पे वो हमें न्यूट्रिशन बैलेंस ऑफ सॉइल, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और प्रिवेंटिंग न्यूट्रिशन पॉल्यूशन के बारे में उसकी कैलकुलेशन और उसके कितना उसमें बैलेंसिंग है या नहीं है उसके बारे में बताता है, विच इज़ वेरी रिक्वायर्ड फॉर द एग्रीकल्चर। Now sixth one and the last one is our atmospheric chemistry, which is very important to our atmosphere because we breathe here, we live here, नॉट लिव हेयर बट हम उसी का एक पार्ट है जहाँ पे हम सांस ले रहे हैं और कोई भी हमारे फंडामेंटल काम है वहीं पे हो रहे हैं। सो जैसे आप देख सकते हैं ओजोन की फॉर्मेशन का एक ये स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन फॉर्मेशन उसका हमें यहाँ पे रिएक्शन दिया है, जहाँ पे ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करता है सनलाइट से यूवी एंड प्रोड्यूस करता है ओ टू ओ पर सॉरी, जहाँ पे ऑक्सीजन का एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करके बनाते हैं O3 विच इज ओजोन। दिस इज ओजोन। अब यही ओजोन लेयर को ब्रेक डाउन का बनाओ तो O3 जब रिएक्ट करती है, O3 मिक्स विद एन नाइट्रोजन विच मेक्स O2 प्लस N2, जो भी रिएक्शन देख सकते हैं ऐसे इसकी फॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन कंटिन्यू रहती है, जो कि हमें ओजोन लेयर केमिस्ट्री के बारे में बताती है। स्मॉग फॉर्मेशन जो कि सिटी एरियाज में होते हैं ड्यू टू द रिलीज ऑफ द नाइट्रोजन, जो कि हमारे व्हीकल्स के एग्जॉस्ट से निकलता है और जो रिएक्ट करता है प्रेजेंट जो कि एटमॉस्फेयर में केमिकल्स होते हैं उसके साथ रिएक्ट करके वीओसीज उनके साथ रिएक्ट करके जो फॉर्मेशन करता है स्मोक की। उसके बाद हमारा आता है एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग। एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग से मतलब है हमारा जो एटमॉस्फेयर की क्वालिटी है, द क्वालिटी ऑफ एयर, जैसे हम देखते हैं कि 100 ppm पे है, पार्ट्स पर मिलियन पे है, या 500 ppm पे है। तो हम 500 प्लस तो हमने जो देखा वो दिल्ली में है, बट वी हैव टू कंट्रोल इट डाउन। वी हैव, अगर हम फॉरेन कंट्रीज या किसी और कंट्रीज के बारे में देखें तो वो मोस्टली कभी कभी ही 100 ppm पे जाता है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान देती हैं। सो वी हैव टू ऑल्सो फिक्स दोज प्रॉब्लम्स। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया प्लीज़ आप कमेंट करिए, मुझे बताइए आपको कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, मैं आपको फिर से उस चीज़ को समझाऊंगा। अब आप मुझे प्लीज़ अपने रिव्यूज़, अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन, आप लाइक करेंगे वीडियो को एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। और प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो विल बी सून अपलोडेड। थैंक यू।